हेलो क्लास, वेलकम। सो हमारा चैप्टर चल रहा था अबाउट द डेट्स, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। सो बेसिकली सबसे पहले आपने फाइंड आउट किया कि जो हिस्ट्री है उसमें डेट्स की क्या क्यों इम्पोर्टेंट है। हम डेट्स को क्यों याद करते हैं? हम डेट्स को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उस दिन के बाद से कुछ कंसिडरेबल चेंज आया, उस दिन के बाद से कुछ ना कुछ चेंज हुआ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम डेट्स को कंसीडर करते हैं। फिर हमने देखा कि जो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट उन्होंने बोला इंडियन हिस्ट्री के लिए कि उसमें सारे जो रूलर थे वो हिंदू थे, तो पहला पार्ट हिंदू इज्म के लिए आ गया। दूसरा पार्ट जो उन्होंने बोला कि जो दूसरे रूलर्स थे हिस्ट्री में वो मतलब मेडिवियल टाइम में, बीच वाले टाइम में जो लोग थे वो हो गए मुस्लिम रूलर्स तब थे, तो मुस्लिम पीरियड हो गया। और तीसरा पीरियड जिसे हम मॉडर्न पीरियड बोलते हैं, उसमें ब्रिटिशर्स आए, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो मॉडर्न वाले पीरियड में आ गए। अब हमें जानना है कि कॉलोनियल किसे बोलते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट में तो डिवाइड हो गया। अब उसके आगे की चीज़ क्या है? What is colonial? In this book, you will read about the ways the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब and राजास। आप इस बुक में पढ़ोगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने लोकल राजा महाराजा वगैरह को हरा के कैसे उन्होंने इंडिया पे अपना कब्जा किया। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर अपना कब्जा जमाया। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, कैसे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। bought the goods they wanted at low prices, produced crop they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence। और फिर आप समझोगे कि कैसे चेंजेस आने स्टार्ट हुए। You will also come to know about the changes British rule brought about in our values, tastes, customs and practices। इससे हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे डिफरेंट चेंजेस हमारी सोसाइटी में इस्टेब्लिश किए। When the subjugation of one country by another lead to these kind of political, economic and cultural changes, we refer to the process of colonization। अब यहाँ से हमने फाइनल डेफिनेशन निकाली कॉलोनाइजेशन की। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री को जीत ले और उस कंट्री के हर जीवन शैली में, मतलब जैसे उसके सोशल वे, पॉलिटिकल वे, उसके इकोनॉमिक वे, हर चीज़ में जब अपने कंट्रोल ले आती है, चेंजेस कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन। जब किसी कंट्री के लोगों का सब्जुगेशन हो, मतलब उनको गुलाम बना दिया जाए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरीके से अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ किया जाए, तो उसको हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन। So you will however find that all classes and groups did not experience the change in the same way. That is why the book is called our past in the plural। तो यहाँ पे जो हर ग्रुप था सोसाइटी का वो अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट हुआ। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इक्वल कॉलोनाइजेशन के थ्रू जाना पड़ा। कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। इसीलिए इस बुक का नाम आर पास्ट नहीं है, सिंगुलर में नहीं है। अगर सिंगुलर में होता तो उसका मतलब कि हमारी पूरे सब लोगों का एक ही पास्ट है, दैट मीन, है ना। लेकिन हम सबके ऊपर अलग अलग बीती है, किसी को बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ा है और किसी को बहुत फ़र्क पड़ा है, इसलिए बुक का नाम भी प्लूरल में है। पास्ट मतलब हमारे अलग अलग अतीत जो थे। How do we know this? What sources do historians use in writing about last 250 years of Indian history? कौन से ऐसे sources है जिससे हमें पता चलता है कि पिछले 250 सालों में क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है देश को चलाने वाली जो व्यवस्था होती है, देश को चलाने वाला जो तंत्र होता है, वो रिकॉर्ड बनाता है। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो जब ब्रिटिशर्स कुछ भी काम किया करते थे तो वो
रिटन में सारे काम होते हैं। जैसे आजकल भी क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर आते हैं, कुछ आता है रिटन में आता है ना, कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, गवर्नमेंट ने वैसा बोला, है ना। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स के जो ऑर्डर आते थे वो रिटन में आते थे, तो जो कुछ भी हुआ होगा वो सब कुछ पता होगा कि क्या क्या उनके रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। उनके अकॉर्डिंग राइटिंग में चीज़ें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation has to be clearly written up. उनके अकॉर्डिंग हर चीज़ लिखी होनी चाहिए थी। इनफैक्ट हम भी हर चीज़ को अब यही मानते हैं कि लिखित में होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं, किसी को मजाक में भी बोल देते हैं, अगर हमसे कोई चीज़ कुछ मांग रहा है और हम बोल कि क्या बिल्कुल लिखवा लेगा क्या, आप क्या लिख के दूँ क्या कि ये काम कर दे, आप क्या लिख के दूँ क्या कि ये कर दे, ये कर दे, ऐसे हम बोलते हैं ना कि क्या बिल्कुल लिख के दूँ। मतलब हमारी सोसाइटी में अब इंडियन सोसाइटी बिल्कुल उसी सेम वे में आ चुकी है। वो भी मानती है कि लिखने का एक्ट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, हर चीज़ रिटन में होनी चाहिए। Once this was done, things could be properly studied and debated. उनके अकॉर्डिंग जब एक बार ऐसा हो जाता है तो चीज़ों को प्रॉपरली हम पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किसने क्या काम किया। अदरवाइज़ क्या होता है, काम होता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता किसने काम तो किया, किसने काम नहीं किया। अब जो काम करेगा वो उस काम को लिख देगा कि हाँ मैंने किया है, उसने किया है, उसके साइन होंगे उसके ऊपर, जिसने नहीं किया उसके नहीं होंगे, हैं। तो ऐसे पता चलता रहता है कि किसने तो कुछ किया है, किसने नहीं किया है। Once this was done, things could be properly studied and debated. उससे हमें चीज़ों के बारे में भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ ढंग से हुई थी और कौन सी चीज़ नहीं हुई थी, कौन सी चीज़ पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया किसी का, या कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ही ध्यान जा रहा था लोगों का, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमें रिटन से पता चल जाती हैं। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट। इसकी वजह से एक कल्चर बना मेमोज का, नोटिंग का, रिपोर्ट्स का, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भावना आई कि रिटन काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। जो ब्रिटिश थे उन्हें भी लगता था कि सारे जो लेटर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उनको बचा के रखना चाहिए। सो दे सेटअप द रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसीलिए उन्होंने हर जगह पे रिकॉर्ड रूम बनाए हुए थे जहाँ पे पुराने सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। इनफैक्ट अभी भी सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ने क्या काम किया था, कौन सी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया था, है। तो ये सारी चीज़ें के रिकॉर्ड रखे जाते हैं रिटन में। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टरेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट्स, all had their record room. Specialized institutions like archives and museum were established to preserve important record. इसलिए important record को preserve करने के लिए हर जगह पे कोई ना कोई record room रखा गया जहाँ पे पुराने records को संभाल के रखा जाता था। ठीक है, जैसे तहसीलदार के ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में, हर जगह पर हुए। इनफैक्ट आर्चीव्स एंड जो म्यूजियम्स होते हैं वो भी बनाए गए जहाँ पे, ताकि रिकॉर्ड रह सके कि पहले कैसा था, अब कैसा है, अब क्या है ना। ये सारी चीज़ें रखी जा सके। Letter and memos that moved from one branch to administration to another in the early year of 19th century can still be read in the archives. जो आर्चिव्स होते हैं उसमें अभी भी आपको पुराने वाले लेटर्स मिल जाएंगे, जो मतलब सरकार में यहाँ से वहाँ घुमा करते थे कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो सब मिल जाते हैं अभी भी। You can also study the notes and report that district official prepared. आज भी हमें रिपोर्ट्स वगैरह देखने मिल जाती है जो पुराने टाइम की थी। ठीक है, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर जो दिया करते थे दूसरों को कि ये काम करना है रिटन में। आज भी तो रिटन में ही होता है, आज भी तो हम लिख के देते हैं कि ये काम करवाओ, साइन कर दिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये वो, है ना। बिल्कुल लिख के साइन करवा के। तो ऐसे ही तब भी ऐसे ही होता था। In the early year of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. पहले के टाइम में, 19th सेंचुरी के टाइम में, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये बहुत ही ब्यूटीफुली लिखे जाते थे। आजकल तो टाइप होते हैं कंप्यूटर नहीं, है ना, लेकिन पहले ये काफ़ी कैलीग्राफिस्ट जो होते हैं, अच्छी राइटिंग वाले लोग, ब्यूटीफुली इसको लिखते थे। कैलीग्राफी एक टेक्निक होती है राइटिंग की, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छे से लिखे जा सकते थे।
By the middle of the 19th century, the spread of printing and multiple copies of these record were printed as proceeding of each government department. उसके बाद 19th सेंचुरी से क्या होने लग गया, प्रिंटिंग का प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आने लग गई, तो फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आने लग गए. Survey become important. The practice of surveying also become common under the colonial administration. जो colonial administration थी वो सर्वेज में भी बिलीव किया करती थी, तो प्रैक्टिस ऑफ सर्वे वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट. The British believed that a country had to be properly known before it could be administered properly. तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि पहले हमें सारी चीज़ों को अच्छे से जानना होगा कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का कल्चर है, किस तरह की चीज़ें हैं, उसी के बाद हम इनको अच्छे से गवर्न कर सकते हैं, उनको ये मानना था. और इसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता था, लोगों से पूछना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा कि आप लोग क्या मानते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे रहते हो, क्या है आपकी सोच, है ना. तो उसके लिए उन्हें सर्वे करना पड़ेगा. सो बेसिकली सर्वे की बात वहाँ से निकल के आती है. बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप एंटायर कंट्री. पूरी कंट्री के लिए डिटेल सर्वे हो रहे थे. इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड. विलेजेस में रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट किए जाते थे कि किसने कितने पैसे देते हैं, कितने पैसे यहाँ से ज़मीन के कितने पैसे लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें. इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड. द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फोना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न. अब इस सर्वे का मतलब क्या था लेने का, इस सर्वे का मतलब था वहाँ की ज़मीन को जानना कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे लोग क्या उगाते हैं और वहाँ पे क्या उग सकता है. मतलब ये वहाँ के लोकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानो, वहाँ पे लोग क्या क्रॉपिंग करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसी क्रॉपिंग वहाँ पे चल सकती है, कौन सी नहीं चल सकती है, ये सारी चीज़ें वो देखा करते थे. ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन. उस रीजन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो उसे इम्पोर्टेंट मानते थे. From the end of 19th century, census operation were held in 10 years. फिर सेंसस भी होने लग गया. सेंसस क्या होता है, जनगणना, जिसको हम जनगणना बोलते हैं. हमें कैसे पता देश में कितने लोग हैं, तो हमें सेंसस के थ्रू पता चलता है कि कितने लोग हैं. उसमें हर एक देश के इंसान को काउंट किया जाता है. तो वो सेंसस कब कब होता है, वो सेंसस हर 10 साल में होता है. ठीक है, हर 10 साल में होता है. तो अब यहाँ पर भी होगा. 2011 में लास्ट हुआ था, तो अब अगला वाला 2021 में होगा, फिर उसके बाद 2031 में होगा, है ना. तो ऐसे 10-10 साल के डिफरेंस में होता है. तो मतलब अगले साल सेंसस होने वाला है. दीज प्रिपेयर्ड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया. इससे डिटेल रिकॉर्ड बन के आता था कि कहाँ कहाँ लोग कितने रहते हैं. नोटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, हर चीज़ उसमें लिखी होती है. आपका क्या रिलीजन है, आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं, कितने कमाते हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्या क्या ऑक्यूपेशंस है, क्या क्या नहीं है. देयर वर मैनी अदर सर्वे, बोटानिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वे. और ये तो जनता का सर्वे हो गया सेंसस. तो इस तरह से अलग अलग और भी सर्वे होते थे कि जैसे कि बोटानिकल सर्वे में क्या होता है, बोटानिकल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है कि यहाँ पे कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, यहाँ पे कौन से पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, लोग किस किस चीज़ में क्या क्या यूज़ करते हैं, तुलसी का यूज़ किस में हो सकता है, और तुलसी के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है जिससे हम और मेडिसिन बना सकते हैं. मतलब ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी, ऐसे ही जूलॉजिकल जो जानवरों के बारे में, तो अलग अलग चीज़ें ऐसे ऐसे बनाई जाती हैं. What official record do not tell. अब official record क्या नहीं बताते. From this vast corpus of record we can get to know a lot, but we must remember that these are official record. This tell us what the official thought, what they were interested in and they wished to preserve for प्रॉस्पेरिटी. देखो ये जो रिकॉर्ड्स है ये हर किसी की थॉट प्रोसेस नहीं बताते. ये रिकॉर्ड सिर्फ हमें गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस बताते हैं कि गवर्नमेंट को क्या इंपॉर्टेंट लगता था, गवर्नमेंट क्या सोचती थी, गवर्नमेंट क्या चाहती थी. इसमें हर इंसान का नहीं पता. ये किसी एक इंसान की डायरी थोड़ी है कि उसके जीवन के बारे में बता रहे हैं या कुछ. ये तो सरकार के बारे में बता रहे हैं कि सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या समझती है अपने लोगों को, है ना. तो ये सरकार का पर्सपेक्टिव है सारा का सारा. दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प
हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल ऑफ द कंट्री फेल्ट। ये हमें नहीं बता सकते कि एक्चुअली लोग क्या फील करते थे, क्या वो इन सब चीज़ों से खुश थे, क्या जो भी उनके साथ हो रहा था क्या वो उससे खुश थे या वो इस बात से दुखी थे, क्या था वो क्या चाहते थे, है ना। फॉरवर्ड दे नीड टू लुक एल्सवेयर व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दोज सोर्सेज वी फाइंड इन प्लेंटी। Though they were difficult to get than the records, we have diaries of people, account of pilgrim and traveler, autobiographies of important personality, and popular booklets that were sold in local bazaar. As printing spread, newspaper were published and issue were debated in public. अब देखो यहाँ पे जो मैंने जैसे आपसे बोला कि ये किसी की पर्सनल डायरी नहीं थी जिससे पता चल सके कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं, तो हिस्टोरियंस ने लोगों का व्यू जानने के लिए ये चीज़ें भी यूज़ करनी स्टार्ट की, जैसे कि किसी की डायरी मिल जाना, लोगों से पूछना कि क्या आपको सही लगता है क्या नहीं लगता। जैसे आजकल न्यूज़ वाले क्या करते हैं, अपना अपना वो न्यूज़ चैनल का लेके जाते हैं और डंडा सा माइक सा, और फिर सबसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या, तो उससे लोगों के व्यूज़ पता चलते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये भी करते थे, उन लोगों की ऑटोबायोग्राफी, उन लोगों की जो भी लेटर्स हैं, उन लोगों के जो भी विचार है उसको जानते थे। उसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस थे, प्रिंटिंग मीडिया थी, उससे ये चीज़ ज़्यादा सफल हो गई। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ, न्यूज़पेपर प्रिंट होना स्टार्ट हो गई, ये चीज़ें प्रिंट होना स्टार्ट हो गई। जब ये चीज़ें प्रिंट होना स्टार्ट हो गई तो उससे क्या हुआ, उससे बातें लोगों के बीच में आने लगी। तो लोग न्यूज़पेपर में कॉलम लिखने लगे, लोग न्यूज़पेपर पढ़ के भड़कते भी थे। अभी भी यही होता है, कोई खबर देख के भड़क जाता है, कुछ हो जाता है तो फिर वो अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, डिबेट करते हैं, लोग बैठ के बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है देश में, वो क्या हो रहा है देश में, राइट। तो ऐसे अलग अलग व्यूज़ आने लग गए। तो अभी ये मैं वाइंड अप कर देती हूँ। ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, लेकिन ये सारे रिसोर्सेज सिर्फ वही दे सकते थे जो पढ़े लिखे थे। जिसको पढ़ना ही नहीं आता वो क्या ही अपने व्यू बताएगा, क्या वो लिखवाएगा, है ना। तो लिखवा तो पाता ही नहीं था। तो हम समझ नहीं सकते जो इलिटरेट लोग थे, ट्राइबल या जो पीजेंट लोग थे, जो इलिटरेट लोग थे, उन लोगों की हिस्ट्री के बारे में उनके क्या विचार है। तो उनसे अगर हमें पूछना है तो हम सिर्फ मुंह ज़बानी पूछ सकते हैं, वो रिटन रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, उनके बारे में जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है। ओके, तो हम ये जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अभी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।